हेलो एवरीवन, आज सी लैंग्वेज के जिस टॉपिक के बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है स्टेजेस इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी बोल सकते हैं। जब भी किसी लैंग्वेज के अंदर, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है तब वो कई सारी स्टेजेस के सीक्वेंस से होकर गुजरता है। इन स्टेजेस को क्या कहा जाता है? फेज कहा जाता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है? किसी भी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। यहाँ पर प्रोग्राम डेवलपमेंट की टोटल 8 स्टेजेस को हमने शॉर्टलिस्ट किया है। सबसे फर्स्ट होती है हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये जो स्टेजेस है ये कहीं पर 6 हो सकती है, कहीं पर 8, कहीं पर 10 हो सकती है, डिपेंड करता है अलग अलग बुक्स पर। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कहीं पर कुछ दो मेथड्स को क्या किया जाता है? कंबाइन कर दिया जाता है, जिस वजह से वो एक फेज में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने सेपरेट देखा है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास में कितनी स्टेजेस है? टोटल 8 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप किसी प्रोग्राम को कोड कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम की कोडिंग डिपेंड करती है सर्टेन प्रॉब्लम के ऊपर। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग की है तो उसका बेस क्या है, किस पर्पज़ से आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग की ही जाती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पहले से ही क्या कर लिया जाता है? आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। पहले से ही उसके बारे में पता किया जाता है कि जो प्रॉब्लम है उसमें हमें किस तरीके से वर्क करना है, हमें आगे चलकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही हमारा किसके अंदर आता है? प्रॉब्लम डेफिनेशन या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस। जब एक बार आप अच्छे से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी जो प्रोग्राम है उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम को अच्छे से स्पेसिफाई कर लिया जाना चाहिए ताकि क्या हो, आगे की जो भी फेज है उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपके प्रोग्राम की नीड है, वो क्लियरली स्पेसिफाई होनी चाहिए। प्रॉब्लम के लिए जितने भी एक्सपेक्ट हैं उनको क्या करना चाहिए? क्लियरली कलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड किया जा सके। सेकेंड है हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस। अब जो प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट की है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसको अच्छे से क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के अंदर आपके कई सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, लाइक इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, मेमोरी रिक्वायरमेंट, एरर हैंडलिंग। इस तरह की कई सारी क्या होती है? कंपोनेंट्स आपके इंक्लूड होते हैं किसमें? प्रॉब्लम एनालिसिस में, जहाँ पर प्रॉब्लम की हर एक सॉल्यूशन को क्या किया जाता है? अच्छे से सर्च किया जाता है। प्रॉब्लम एनालिसिस जो होता है उसके अंदर डीप एनालिसिस करना ज़रूरी है कि हर एक एस्पेक्ट से आप देखिए कि अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए आपके पास में क्या सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो क्या किया जाता है? उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करें, जहाँ पर क्या किया जाता है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि मल्टीपल प्रोग्रामर क्या कर सकते हैं? उन मॉड्यूल्स पर सेपरेटली वर्क कर सकते हैं। जब एक से एक प्रॉब्लम को मल्टीपल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया है, मल्टीपल प्रोग्रामर उन पर वर्क कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्क ईजी हो जाएगा, आपको ईजिली उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम तक आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा, इसके अंदर आती है हमारी एल्गोरिथम। किसके अंदर आएगी? ये है हमारा थर्ड फेज। प्रॉब्लम डेफिनेशन था फर्स्ट, सेकंड था हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस, डिज़ाइनिंग के अंदर आती है हमारी एल्गोरिथम। एज अ बिगनर आपको सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करना चाहिए? इन दो फेजेस पर, प्रॉब्लम डेफिनेशन पर एंड प्रॉब्लम एनालिसिस पर। जब आपने एक बार इनकी अच्छे से स्टडी कर ली है देन आप रेडी हैं आपके प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग के लिए। अब जो आपने स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए हैं, जो प्रॉब्लम और जो उनके सॉल्यूशन आपने कलेक्ट किए हैं, अब उन्हें आप क्या कौन सा रूप देना चाह रहे हैं? डिज़ाइनिंग फेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं हमारी एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके क्या होते हैं? मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं। उनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट आपकी प्रॉब्लम के लिए रहेगा उसे क्या किया जाता है? चूज़ किया जाता है।
देन उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फ्लो चार्ट जो होता है वो आपका डायग्रामेट्रिक क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। ज्योमेट्रिक शेप्स के थ्रू क्या किया जाता है, उन प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे क्या होता है ना, जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं उन्हें देखना इजी हो जाता है कि उनकी प्रोग्राम का जो फ्लो है वो किस तरह से जाने वाला है। देन ये जो है हमारे तीनों, ये क्या हमारे डिसीजन टूल्स होते हैं, डिज़ाइनिंग टूल्स होते हैं, जिनके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रॉब्लम तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसका सॉल्यूशन भी अब हमने ढूंढ लिया है। अब उसे क्या किया जा रहा है, डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसका एक चार्ट रेडी किया जा रहा है, जिससे आगे क्या की जाती है, उस पर प्रोसीड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोडिंग फेज। कोडिंग फेज के अंदर एक्चुअल कोडिंग होती है। यहाँ पर था हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अब ये क्या है, कोडिंग फेज, जहाँ पर क्या की जाएगी, कोडिंग की जाएगी। जितना भी आपने फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया है उस डिज़ाइनिंग फेज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, कोड के अंदर। किसके थ्रू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। ये क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा, फोर्ट्रेन, रूबी एंड रेल्स, PHP, कई सारी क्या है हमारे पास में टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जिनका यूज़ कर हम प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। कोडिंग जो होती है वो क्यों की जाती है, जो मशीन होती है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझती है, वो सिर्फ किस लैंग्वेज को समझती है, हमारी मशीन लैंग्वेज को। तो मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, कोड के थ्रू, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है या हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसे क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। कोडिंग हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज को हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारा रिजल्ट देता है। हमने C++, जावा, फोर्ट्रेन, जिसमें भी हमें कोडिंग करना है, हम एक लैंग्वेज क्या करते हैं, यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उस पर क्या करते हैं, कोड करते हैं। कोड करने के बाद वो हमारे जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर देखे थे उन सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। देन कोडिंग के थ्रू वो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं ट्रांसलेटर्स के थ्रू, और मशीन कोड को ट्रांसलेटर किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में। इस तरीके से क्या होती है, किसी भी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है कोडिंग फेज के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में क्या किया जाता है, अब जो हमने कोड लिखे हैं, हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया है, उसकी जो हमने कोडिंग की है, अब उस कोड को क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। कंपाइल इसलिए किया जाता है ताकि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके या ट्रांसलेट किया जा सके। तभी हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्हें समझ पाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एक्शन ले पाएगा। देन जो भी आउटपुट आपको चाहिए उसे भी वापस क्या करता है, कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है आपकी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, ताकि आप उसे क्या कर सकें, समझ सकें। कंपाइलेशन बहुत ही फास्ट क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए। कंपाइलेशन में अगर किसी तरह की कोई एरर आती है, लाइक आपने यहाँ पर नंबर ऑफ क्या दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये सारे क्या है हमारे इंस्ट्रक्शन है। अगर किसी इंस्ट्रक्शन में कोई एरर आती है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। एरर दैट मीन्स कि स्पेसिफिक उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, आपकी कोई एरर रह गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, उसे आप करेक्ट करें। अगर आप करेक्ट नहीं करते हैं तो ये आपको आगे वाले फेज पे प्रोसीड नहीं करने देगा। इसलिए मेक श्योर कि आपने जितने भी इंस्ट्रक्शंस देखे हैं वो करेक्ट हो। पॉसिबिलिटी है जब इंस्ट्रक्शंस बढ़ते हैं, जब प्रोग्रामिंग बढ़ती है, तब क्या होता है, उनमें कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। ऐसा नहीं हो कि आपकी मिस्टेक रह रही है, आप प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं कर पा रहे हैं, कंपाइल नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसलिए जब तक कंपाइलेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, टेस्टिंग फेज पर नहीं जा सकता है। इसलिए जब भी अगर एरर आती है तो उस एरर को सॉल्व किया जाए, देन नेक्स्ट स्टेप पर क्या किया जाए, प्रोसीड किया जाए। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग एंड डिबगिंग। एक बार जब आपका क्या हो गया है, कंपाइलेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है, ज़ीरो एरर अगर आपकी आती है, ज़ीरो वार्निंग अगर आपकी आती है, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है।
एग्जीक्यूशन में ये देखा जाता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो डिज़ायर आउटपुट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लाइक आपने दिया है 2+2, तो आपको क्या आउटपुट मिलना चाहिए 4, तो क्या आपका प्रोग्राम एक्चुअल में जो आउटपुट देना चाहिए वो रिटर्न कर रहा है। अगर वो रिटर्न कर रहा है दैट मीन्स आपकी टेस्टिंग क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है। यहाँ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो चुका है, सक्सेसफुली डन हो चुका है। प्रोग्राम कंपाइल के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जाता है, प्रोग्राम को रन किया जाता है। रन करने के बाद जो आउटपुट होता है वो जनरेट होता है। उस आउटपुट को चेक किया जाता है कि जो आउटपुट आ रहा है वो बराबर है या नहीं है। उसके बाद अगर प्रोग्राम में किसी तरह की कोई एरर आती है या किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसके थ्रू सॉल्व की जाती है, डीबगिंग के थ्रू, जो क्या देखता है कि आपके प्रोग्राम में कोई बग्स वगैरह तो नहीं आ गए हैं जिस वजह से आपका प्रोग्राम मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है। आउटपुट तो दे रहा है बट डिज़ायर आउटपुट ही क्या, 2+2 तो उसने कर दिया, पर 2+2 अगर उसने 5 दे दिया तो क्या ये आउटपुट करेक्ट है, नहीं है। इस तरह की अगर कोई एरर आती है तो वो किस फेस में चेक की जाती है, टेस्टिंग एंड डीबगिंग के अंदर। फिर आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन फेस। अब डॉक्यूमेंटेशन फेस के अंदर क्या किया जाता है, जो भी प्रोग्राम्स, जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हैं उन इंस्ट्रक्शंस के साथ में क्या ऐड कर दिए जाते हैं, कमेंट एंड रिमार्क। लाइक यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट दिया a+b तो कमेंट लिख दिया जाएगा एडिशन, जो कि क्या बता रहा है कि यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, किसके थ्रू, एडिशन ऑपरेटर के थ्रू, ताकि जब भी प्रोग्रामर वापस से क्या करे, इसे रीड करे आपके इंस्ट्रक्शन को तो उसे पता पड़ जाए कि ये जो स्टेटमेंट है वो उसने क्यों लिखा था। सबसे फर्स्ट रीडर जो होता है वो आपका कौन सा होता है, प्रोग्रामर इटसेल्फ होता है। उसके बाद मल्टीपल क्या होते हैं, सब प्रोग्रामर्स होते हैं। उसके बाद में अगर कोई और उस आपके जो प्रोग्राम है उसे अगर देख रहा है तो उसे इंस्ट्रक्शन को देखते से पता चल जाए कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन किस पर्पज़ से लिखा गया है, क्या लॉजिक उसमें इंसर्ट किए गए हैं और वो क्या टास्क कर रहे हैं, ताकि उसमें अगर इन फ्यूचर किसी तरह का कोई चेंज करना पड़े तो वो इन कमेंट्स के थ्रू क्या कर जाए, इन कमेंट्स एंड रिमार्क के थ्रू समझ सके कि यहाँ पर उसे एग्जैक्ट में एक्चुअल में करना क्या है और एग्जैक्टली ये जो लाइन है ये क्या टास्क परफॉर्म कर रही है। लास्ट आता है हमारा मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी फेस होता है। डे बाय डे यूज़र रिक्वायरमेंट क्या होती है, चेंज होती जाती है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं। उस ट्रेंड्स में बने रहने के लिए आपको अपने प्रोग्राम को अप टू डेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कुछ दिनों के बाद प्रोग्राम्स क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। ट्रेंड्स चेंज हुआ तो जो एप्लीकेशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी क्या करने की ज़रूरत होती है, चेंज करने की ज़रूरत होती है। अगर चेंज नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा और जो यूज़र है वो किसी और एप्लीकेशन पे क्या कर जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। इसलिए ये डिमांड्स को देखते हुए, ट्रेंड्स को देखते हुए उसमें क्या किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। उन चेंजेस के लिए क्या किया जाता है, प्रोग्राम को मेंटेन रखना ज़रूरी है। थोड़े से चेंज से क्या हो जाए, प्रोग्राम यूज़र की नीड को फुलफिल कर सके, प्रोग्राम को इस तरह से राइट किया जाना चाहिए। आई होप ये सारे फेस आपको क्लियर होंगे, इनमें किसी में कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच।